नमस्कार। यूं तो हमने सम्राट हर्षवर्धन को लेकर पूर्व में भी वीडियो निर्मित किया है, किंतु आजकल बॉलीवुड में जिस प्रकार की फिल्में निर्मित हो रही हैं, जिस प्रकार फिल्मी दुनिया लगातार आलोचना का शिकार हो रही है, उनकी छीछालेदर हो रही है और दूसरी ओर दक्षिण की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस के सारे कीर्तिमान भंग कर रही हैं, उससे मेरे मन में सवाल उठा कि क्या अब हिंदी फिल्म लेखकों को जनप्रिय कथानकों को चुनने की सामर्थ्य ही समाप्त हो गई है। सम्राट हर्षवर्धन की गाथा एक ऐसा ही कथानक है जिसमें वह सब कुछ है जो हिंदी फिल्मों के दर्शकों को बेहद पसंद आ सकता है। इसमें कोई सांप्रदायिक कड़वाहट भी नहीं है। अगर कुछ है तो पारिवारिक प्रेम, सौहार्द और एक आदर्श जननायक कैसा होना चाहिए, इसका दिग्दर्शन चीनी यात्री वैनसॉन्ग ने हमारे जिस आदर्श राजा की शान में कसीदे पढ़े, उसका ही यह कथानक एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत है। पूरा देखिए और बताइए कि इस शक्तिशाली, पराक्रमी, विद्वान, कवि और दानवीर नायक के कथानक पर एक सफल जनप्रिय फिल्म बन सकती है अथवा नहीं। आज भले ही थानेसर हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले की मात्र एक तहसील है, किंतु 6वीं शताब्दी के अंत में यह पुष्यभूति वंश की राजधानी था। इसी सूर्योपासक पुष्यभूमि वंश के प्रतापी राजा थे प्रभाकर वर्धन। उनका शासन पंजाब से लेकर राजस्थान व गुजरात तक विस्तीर्ण था। आयु के उत्तरार्ध में प्रभाकर वर्धन को महारानी यशोमती से 3 संतानें प्राप्त हुईं। 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री। दोनों राजकुमारों तथा राजकुमारी राज्यश्री को यथायोग्य शिक्षा प्रदान की गई। वाण लिखते हैं कि कठोर शस्त्राभ्यास के कारण राजकुमारों के हाथ श्याम हो गए थे। उन्होंने अपने शरीर को पर्याप्त बलिष्ठ बना लिया था। वे कुशल धनुर्धारी तथा हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में भी दक्ष हो गए थे। प्रभाकर वर्धन ने मालवा नरेश महासेन गुप्त को न केवल पराजित किया, वरन उनके 2 पुत्रों को भी अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखा। यहाँ से एक खलनायक का कथानक में आगमन होता है। मालवा के बड़े राजकुमार देवगुप्त को यह पराजय कचोटती रही, खलती रही। जब राजकुमारी राजश्री विवाह योग्य हुई, तब देवगुप्त ने अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित करने की दृष्टि से राज्यश्री से विवाह की इच्छा व्यक्त की, किंतु एक पराजित राज परिवार से अपनी पुत्री का विवाह करना महाराज प्रभाकर वर्धन ने स्वीकार नहीं किया और राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। पिता की मृत्यु के बाद मालवा नरेश बन चुके देवगुप्त और भी जल भुन गए। 604 ईस्वी के आसपास राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हूणों ने आतंक मचाना शुरू किया, तो वृद्ध राजा प्रभाकर वर्धन ने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को एक विशाल सेना के साथ हूणों के दमन के लिए भेजा। हूणों पर विजय पाकर जब राज्यवर्धन लौटे, तब तक राजा स्वयं स्वर्ग सिधार चुके थे। दुर्भाग्य इतने पर ही शांत नहीं हुआ, एक और बुरा समाचार शीघ्र ही उन्हें प्राप्त हुआ। राजा प्रभाकर वर्धन की मौत का समाचार पाकर व राजकुमारों की कम आयु को देखते हुए राज्य के शत्रुओं को उपयुक्त अवसर प्रतीत हुआ और मालवा के अधिपति देवगुप्त ने गौड़ राजा शशांक के साथ मिलकर राज्यश्री के पति कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा को मारकर रानी राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। समाचार पाते ही राज्यवर्धन 10,000 सैनिकों के साथ शशांक को सबक सिखाने हेतु निकल पड़े। राज्यवर्धन ने आसानी से विजय प्राप्त कर ली, किंतु फिर गौड़ नरेश शशांक ने उन्हें आदर के साथ मीठी मीठी बातें बनाकर राज्य महल में आमंत्रित किया अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव देकर, और वहां उस विश्वासघाती ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। लेकिन तब तक पराजय का समाचार पाकर मालवा राज परिवार के ही किसी सदस्य ने राज्यश्री को मुक्त कर दिया और वह दुखी हृदय से वन को प्रस्थान कर गईं। अब पराक्रम दिखाने की बारी हर्षवर्धन की थी। आयु भले ही 16 वर्ष की थी। वे अपने ममेरे भाई बबाल सखा भांडी के साथ बदला लेने निकल पड़े, किंतु मार्ग में ही समाचार प्राप्त हुआ, बहन राज्यश्री बंधन मुक्त होकर वन को प्रस्थान कर गई है। हर्ष ने आक्रमण की बागडोर भांडी को सौंपी और स्वयं बहन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राज्यश्री को उस समय पाया जब वह चिता सजाकर स्वयं को दग्ध करने जा रही थी। इधर हर्षवर्धन उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर वापस लाए, उधर भांडी शत्रु पर विजय पा चुके थे। मालवराज उनके भय से युद्ध के पूर्व ही कन्नौज छोड़कर भाग गया था। आप ही बताइए कि हर्षवर्धन की यह गाथा कितनी रोमांचकारी है।
उन पर विपत्तियों के बादल कितनी भयावहता से उमड़े, स्वजनों की मृत्यु के कितने शूल उनके हृदय में चुभे, किंतु कितने धैर्य से उन्होंने संकटों का सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। कहानी तो आगे और भी है। उसके बाद तो एक के बाद एक अनेक राज्यों पर हर्ष ने अपनी विजय पताका फहराई। लेकिन खास बात यह है, उन पराजित राजाओं का राज्य अपने राज्य में मिलाने के स्थान पर उन्हें स्वाधीन रखा और अपना मित्र बनाया। पूरब से पश्चिम तक उत्तर भारत का संपूर्ण प्रदेश उनके राज्य के दौरान शांति और समृद्धि के नवयुग में प्रवेश कर गया। एक बार दिग्विजय करने के बाद हर्ष ने लगभग 43 वर्ष शांतिपूर्वक शासन किया। चीनी यात्री वैनसांग ने लिखा, अपने भाई की हत्या का बदला लेकर उसने अपने आप को भारत का अधिपति बनाया। उसकी ख्याति सब ओर फैल गई। प्रजा के लोग उसके गुणों का आदर करते थे। वह प्रति 5 वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, जिसमें अपना सर्वस्व अर्पित कर देते थे दान के रूप में लोगों को। हर्ष के इस दानोत्सव में बौद्ध, श्रमण, निर्धन ब्राह्मण तथा अन्यान्य सभी सम्मिलित हुए। इस दान महोत्सव में न केवल खजाना खाली हो जाता था, बल्कि राजा ने अपने शरीर पर पहने हुए हीरे, जवाहरात व आभूषणों को भी दान कर दिया था। दान वितरण के उपरांत इस पुण्यात्मा राजा ने कहा, ईश्वर करे कि मैं आगामी जन्म जन्मांतरों में भी इसी प्रकार अपने धन भंडार से मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति की पीड़ा हटाने के लिए कार्य करता रहूं। 641 से 646 ईस्वी के बीच उनकी जीवन लीला कब समाप्त हुई, यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यह राजवंश उत्तराधिकारी विहीन था। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों ही निसंतान स्वर्गवासी हुए। स्वाभाविक ही हर्ष के बाद यह साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया, लेकिन हर्ष अपने सद्गुणों के कारण इतिहास में अमर हो गए। नमस्कार।